हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एट 10। आप सभी को नमस्ते। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम केमिस्ट्री एट 10 एपिसोड के दूसरे लेक्चर में हैं और यहाँ पे हम पिछले लेक्चर को जहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था वहाँ से आगे बढ़ेंगे। बट इससे पहले दो इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि इस लेक्चर का इम्पोर्टेंस तभी है जब आप फर्स्ट लेक्चर को आपने अध्ययन किया होगा। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं या जो लोग इसको स्टडी कर रखे हैं फर्स्ट लेक्चर को, मैं थोड़ी सी वहाँ पर रिकैप करूँगा और फिर मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूँगा, आज के इस लेक्चर को। पिछले एपिसोड में, इस एपिसोड के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री की डिफिनेशन और क्लास 10th में कुछ इम्पोर्टेंट सिलेबस के बारे में अध्ययन किया है। और उसके बाद हम लोगों ने उस सिलेबस में से एक टॉपिक रिएक्शन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और उस रिएक्शन में बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन को हमने पढ़ रखा है। साथ ही साथ हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे जो फर्स्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा था, फर्मेंटेशन, एडिशन रिएक्शन और कैटालिटिक रिएक्शन। ये तीन प्रकार के रिएक्शन को हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। एज वेल एज हम लोग कंडीशंस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले चुके हैं। आज हम फर्स्ट लेक्चर के एंड से, जहाँ पे हम लोग एंड किए थे, वहाँ से इस टॉपिक को आगे स्टडी करेंगे। और इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे वो है हमारा, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कॉल्ड एज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन? और मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई डिस्कशन ये फोर्थ चैप्टर की है, बट ये खास रिएक्शन मैं आपको सिर्फ रिएक्शन को समझाने के लिए ले रहा हूँ। व्हाट इज़ रिएक्शन? हमारी वीडियो, हमारी लेक्चर जो चल रही है वो है आपका रिएक्शन किसे कहते हैं। और उस रिएक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे खास एग्जांपल ले रहे हैं। ऑलरेडी हमने दो पढ़ चुके हैं हम लोग। एक फर्मेंटेशन रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और दूसरा आपका एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे तीसरा रिएक्शन है जो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो है आपका आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, जिसमें हम यहाँ पे टॉक कर रहे हैं कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले आइसोमेराइजेशन रिएक्शन को समझने के पहले हमें इस टॉपिक को समझना होगा। व्हाट डू वी मीन बाय आइसोमर्स एंड व्हाट डू मीन बाय आइसोमेरिज। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सच कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, वैसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सामान्य होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आर सेड टू बी आइसोमर्स। Such compounds which have same molecular formula but different structural formulas are said to be isomers। वैसे कंपाउंड जिनकी मॉलिकुलर फार्मूलाज सेम होती हो और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट होती हो, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। एंड द फेनोमेनन, और उस घटना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एंड द फेनोमेनन आर सेड टू बी आइसोमेरिज्म। रिपीट कर रहे हैं, such compounds which have same molecular formulas but different structural formulas
are said to be isomers and the phenomenon are said to be isomerism. Now यहाँ पे मैं एक बात कर लूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है मॉलिक्यूलर फार्मूला से, मैं बता देता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आप किसे कहोगे। वैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स जिसमें पूर्ण रूप से एग्जैक्टली कोई भी पार्टिकुलर एटम्स की पूरा का पूरा संख्या पता चलता हो, हम उससे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। मॉलिक्यूलर फार्मूलाज represent the actual number of atoms present in a given molecule. What do you mean by molecular formulas of compound? Molecular formulas represent the actual numbers of atoms present in a given molecule of the compound. So now let us see what is happening in the above reaction, that is isomerization reaction. Here what we see, this is called अमोनियम साइनेट। दिस इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट, जिसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग हीट दे रहे हैं, ये हीट की सिंबल होती है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा बोलते हैं, जो इस रिएक्शन का एक कंडीशन है। इस रिएक्शन को होने के लिए जो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हैं वो है आपका हीट, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा से। और आफ्टर रिएक्शन दे विल फॉर्म्ड यूरिया। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर चेंजेस दे विल फॉर्म्ड यूरिया। यूरिया के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात। पहला, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेटर हम बाद में डिस्कस करेंगे, व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट फिलहाल आप इसको समझें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया, जो लैब में सिंथेसाइज किया गया। So urea was the first organic compound which was synthesized in the laboratory. Urea was the first organic compound which was first synthesized in the laboratory. Now look this reaction. यहाँ पे जो अमोनियम साइनेट है, ऑन हीटिंग इनकी एटम्स जो है रीअरेंज कर गई है। मीन्स इनके एटम्स का दोबारा से अरेंजमेंट हुआ है और एक नया कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन हुआ है। एंड दैट्स व्हाई वी रिकॉल दिस अ रिएक्शन, वी रिकॉल दिस एज ए रिएक्शन। सो इस प्रकार से हम इसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट विच इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड आफ्टर चेंजेस दे विल टर्न इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कॉल्ड यूरिया, and that's why the reason we recall this as a chemical reaction. बट इस केमिकल रिएक्शन में अब हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन को पार्टिकुलरली आइसोमेराइजेशन कहा गया है। क्यों कहा गया है, आप इसको समझें। आप यहाँ पे सबसे पहले अमोनियम साइनेट को ऑब्जर्व करें। आप इस अमोनियम साइनेट को आप देख रहे होंगे कि इसमें N की जो नंबर है वो 2 है। N की नंबर कितना है, 2 है। हाइड्रोजन की नंबर कितना है, 4 है। कार्बन की कितना नंबर है, 1 है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन की भी नंबर 1 है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पे अगर आके देखते हैं, इस यूरिया को आप अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी N की संख्या आपको 2 मिलेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन आपको संख्या 4 मिलेगी। कार्बन आपको 1 दिख रहा है और ऑक्सीजन भी आपको 1 दिख रहा है। तो क्या सिमिलरिटीज़ है दोनों कंपाउंड में? दोनों कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम है, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकुलर नंबर एटम्स जो हैं उनकी संख्या दोनों तरफ क्या है, सेम है। बट उनकी स्ट्रक्चरल फार्मूलाज वैरी कर रही है, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज वैरी कर रही है। तो ऐसे कंपाउंड्स
which have same molecular formulas but different structural formulas are said to be isomers and the phenomenon are said to be isomerism. So इस रिएक्शन में हम एक आइसोमर्स की फॉर्मेशन को देख रहे हैं एंड दैट्स वाई वी रिकॉल दिस एज आइसोमराइजेशन रिएक्शन, और इस वजह से हम इसको आइसोमराइजेशन रिएक्शन कह रहे हैं। आई होप आप आइसोमरिज्म रिएक्शन को समझ गए होंगे, आइसोमर्स को आप समझ गए होंगे और आइसोमरिज्म्स को भी समझ गए होंगे। लेटर इसकी थोड़ी सी डिस्कशन है फोर्थ चैप्टर में जो हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। फिलहाल हमें समझाना और समझना था दैट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आई होप इस आइसोमराइजेशन रिएक्शन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन योर फर्स्ट chapter. First one is what do you mean by reactants, which is one of the parts of chemical reaction. अब हम केमिकल रिएक्शन की पार्ट्स की बात करेंगे। तो उसमें दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स आते हैं, एक तो प्रोडक्ट्स है, एक रिएक्टेंट्स आप देख रहे हैं, और एक आने वाला टाइम में हम एरोहेड की भी बात करेंगे। बट फिलहाल रिएक्टेंट्स क्या है, फिर इनको हम आने वाला टाइम में लेटर सम मिनट्स हम थ्रू एग्जांपल्स इसको समझेंगे। रिएक्टेंट्स क्या है पहले इनकी बात कर लेते हैं। दोज स्पेसीज विच अंडरगोज केमिकल चेंजेस, दोज स्पेसीज विच अंडरगोज केमिकल चेंजेस आर सेड टू बी रिएक्टेंट्स। मतलब वैसा कोई भी स्पेसीज मीन्स केमिकल सब्सटेंसेस जिनका केमिकल चेंज होता हो, जो केमिकल चेंज करते हों, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, पहला। दूसरा है दोज स्पेसीज विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, वैसे केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं फॉर द रिएक्शन और फॉर द केमिकल चेंज, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स इनके बारे में, इट इज़ ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। हम इक्वेशन की बात करेंगे अगले लेक्चर में। इट इज़ ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक से अधिक रिएक्टेंट अगर प्रेजेंट है तो उनको हम सेपरेट करते हैं प्लस साइन से। इफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट देन इट विल बी सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन। रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज रिएक्टेंट्स? Those species which undergoes chemical change are said to be reactants, and those species which takes part in a chemical reaction are said to be reactants. It is always written on the left hand side of the equation. If more than one reactants are present, then it will be separated by positive sign. Now, the second parts of the chemical reaction must be accompanied, must be contain products. Those species which formed after chemical change और chemical reaction, वैसा chemical substance जो chemical change होने और chemical reaction होने के बाद बनते हैं, उनको हम बोलते हैं products। ये हमेशा राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस में लिखे होंगे, ये इक्वेशंस के राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं। इनमें कुछ बातें हम एक्स्ट्रा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो बन के आता है, आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो इनकी पूरी तरह से अगर हम बात करें कि जो प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंटायरली काफ़ी डिफरेंट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट से। दूसरी बात, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन विल बी सेपरेटेड बाय, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में विल बी सेपरेटेड बाय आइदर सिंगल हेडेड एरो। उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं? आइदर सिंगल हेडेड एरो लाइक दिस, जो इंडिकेट करती है, विच इंडिकेट्स दैट केमिकल रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन कैसा होगा? इरिवर्सिबल होगा।
किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं आइदर बाय सिंगल हेडेड एरो दैट इज लाइक दिस, जो इंडिकेट करती हो केमिकल रिएक्शन कैसा है, इरिवर्सिबल है। या फिर दूसरा एक तरीका है डबल और हाफ हेडेड एरो लाइक दिस, आप इसमें देख रहे होंगे, दिस इज आइदर बाय डबल और हाफ हेडेड एरो लाइक दिस। या तो हम किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को हम किसी केमिकल रिएक्शन में सेपरेशन या तो इस तरीके से करते हैं या फिर इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक एरोहेड के ऊपर लिखा है FR और एक एरोहेड के हम पास लिखे हैं BR। इसकी क्या मतलब है? इसका मतलब है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होंगे और ये बैकवर्ड रिएक्शन होंगे। यानी वैसे सच रिएक्शन विच कंटेन्स बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको हम हाफ हेडेड, डबल हाफ हेडेड से दिखाते हैं, और इसको हम बोलते हैं, ये इंडिकेट करती है एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज रिवर्सिबल एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल। तो दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी सेपरेटेड बाय आइदर सिंगल हेडेड एरो that is like this, or which indicates that chemical reaction will be irreversible, जो इंडिकेट करती है केमिकल रिएक्शन कैसा है, इरिवर्सिबल है। और डबल और हाफ हेडेड एरो like this which contains both the forward reaction as well as the backward reaction which indicates that chemical reaction will be reversible। नाउ अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल की हम बात करते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि रिएक्शन यानी जो सब्सटेंसेस एक बार बन जाते हैं वहाँ से हम ओरिजिनल सब्सटेंस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हुआ जिसमें हम नए जो सब्सटेंस बन के आए हैं उनसे हम ओरिजिनल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ जो थी किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, वो था कि प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं प्रोडक्ट्स का और जो बन के आते हैं उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट होती है उनकी रिएक्टेंट से। और दूसरा कि आप किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को केमिकल रिएक्शन में आप कैसे लिख सकते हो। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हमेशा हम सेपरेट करके लिखते हैं बाय दिस एरो हेडेड, जो कि इंडिकेट करती है रिवर्सिबल को, या आइदर बाय दिस जो इंडिकेट करती है रिवर्सिबल को। Now we are talking about such type of reactions now। अब आप इस रिएक्शन को देखें, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं एंड दे फॉर्म्ड CaO प्लस CO2। तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन आपका है। अब ये केमिकल रिएक्शन है आपका, तो आप इसको समझें कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे हीट करने पे दो सब्सटेंसेस बन रही हैं। तो किस सब्सटेंस का चेंजेस हुआ है? दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, जो केमिकल चेंज हो गया है। तो केमिकल कार्बोनेट आपका चेंज किया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जो कि केमिकल रिएक्शन में ही भाग लिया है। और जो सब्सटेंस बन के आए हैं दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो इनको हम प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं और इनको हम बोल रहे हैं रिएक्टेंट्स। तो एक से अधिक प्रोडक्ट्स अगर मौजूद है तो उनको हम सेपरेट करेंगे प्लस साइन से। किससे हम उनको सेपरेट करेंगे? प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। ना यहाँ पे एक थर्मल डिकम्पोजिशन मैंने एक वर्ड लिखा है, ये क्या है आपका? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल मॉलिक्यूल है और ये हीट करने पे एक से अधिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल में फॉर्म्ड कर गया है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है दैट इज द ब्रेक डाउन, टूटना। तो आप यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को यहाँ पे लिख रखे हैं कि इन विच, वैसे रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप उसे कहोगे जिसमें एक कंपाउंड टूट जाती है दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में,
जिनको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए? दिस रिक्वायर्स एनर्जी, दिस रिक्वायर्स एनर्जी, और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वैसे रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स ले रहे हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी या व्हाट एवर द नेचर ऑफ एनर्जी, कोई भी प्रकार की एनर्जी अगर वो होने के लिए ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन which absorbs energy are said to be endothermic reaction. So in the above example what we see कि calcium carbonate will decompose on heating, calcium carbonate will decompose on heating into calcium oxide और carbon dioxide. सो यहाँ पे जो नेचर ऑफ एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है इसको डिकम्पोज होने के लिए वो हीट है। इस वजह से हम इस खास रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच रिक्वायर्स हीट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। कंपाउंड को ब्रेक होने के लिए हीट चाहिए, इसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो किसी भी मॉलिक्यूल को डिकम्पोज होने के लिए, देन इट इज सेड टू बी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। साइड में आप यहाँ देख रहे होंगे CO2 जो यहाँ बने हैं, इनके हम ब्रैकेट में एरोहेड अपवर्ड लिख रखे हैं, जो कि लेटरली हम लोग केमिकल इक्वेशन के सिग्निफिकेंस में पढ़ेंगे। बट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि एरोहेड जो यहाँ बगल में लिखा हुआ है CO2 के, वो इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड एरोहेड इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। ये अपवर्ड एरोहेड किस चीज़ को इंडिकेट करती है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। ये इंडिकेट करती है, indicates the formation of gas, ये गैस की फॉर्मेशन को बताती है। वहीं सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 2H2O, दैट इज वाटर। वाटर डिकम्पोज ऑन इलेक्ट्रिक करंट। जब इनको हम इलेक्ट्रिक करंट एज ए कंडीशंस देते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करवाने के लिए। तो हियर द नेचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम, करंट एनर्जी के रूप में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वाटर को ब्रेक करने के लिए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट वन इज एज सिल्वर क्लोराइड। Silver chloride decompose in the presence of sunlight, which light is a form of energy. So sunlight के presence में silver chloride will decompose into silver or chlorine. That's why this is called photochemical decomposition reaction. Photo means light और chemical composition यहाँ पे हो रहा है, यानी silver chloride एक chemical है और light के presence में ये टूट रहे हैं, and that's why this is called photochemical decomposition reaction. So repeat once again, what is decomposition reaction? Decomposition reaction are those reaction in which a compound is broken down into two or more simpler substances are known as decomposition reaction, which requires energy to break. अरे यार क्या